नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यूपीएससी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जनरल अवेयरनेस, जीके एंड जीएस के। ठीक है, जीएस के लास्ट क्लास में हम 15 प्रश्नों तक कर चुके थे। आज हम आगे करेंगे। ये महत्वपूर्ण है उनके लिए जो कि पैट देना चाहते हैं, लोअर पीसीएस देना चाहते हैं, लेखपाल देना चाहते हैं, वीडियो देना चाहते हैं, है ना, बीपीओ, यानी कोई भी एग्जाम अगर आप यूपीडब्ल्यूएससी का आप देना चाह रहे हैं उन सबके लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्राप्त हुआ में लड़ाई शुरू हुई, वो हुई थी औरंगजेब के समय पर। किसके किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी, है ना। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। 1657 में पहली बार, है ना, मराठा शासक शिवाजी और मुगल बादशाह जो था औरंगजेब, उसके बीच फर्स्ट टाइम मुकाबला हुआ। ठीक है, ये हुआ था कैसे? जब अहमदनगर तथा चुनार पर उन्होंने आक्रमण किया। इस संघर्ष में औरंगजेब ने आक्रमण किया था अहमदनगर और चुनार पर। तो इस आक्रमण में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? शिवराव, दामोदर, बाजीराव सेकंड या गंगाधर राव? तो महारानी रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ था। उनका नाम था गंगाधर राव के साथ हुआ था। जब विवाह हुआ लक्ष्मीबाई जी का, तो उस समय उनकी जो उम्र थी वो थी 14 वर्ष उम्र थी। ठीक है, और उस समय टाइम हो रहा, मतलब समय था 1842। ठीक है, उस समय इनका गंगाधर राव के साथ विवाह हुआ था। कुछ और इन्फॉर्मेशन है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। काशी, वर्तमान में इसे वाराणसी भी कहते हैं। वहाँ पर एक मराठा ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बक्सर, प्लासी, वंडीवास या इनमें से कोई नहीं? तो सिराजुद्दौला पराजित हुआ था प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से। कब पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ कब था? ये 1757 में हुआ था, है ना। ये हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये हुआ था 1764 में। ये किसके बीच हुआ था? ये अंग्रेज थे। एक तरफ अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहा था, और दूसरी तरफ था मीर कासिम। ठीक है, सुजाउद्दौला और नवाब था, मुगल नवाब था उस समय, शाह आलम द्वितीय, है ना। इनके बीच ये लड़ाई हुई थी। बंडीवास का युद्ध हुआ था आपका 1760 ईस्वी में। किसके बीच में? अंग्रेजों एंड वीस फ्रांसीसी के मध्य हुआ था बंडीवास का युद्ध। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? मैंगलुरु, मैसूर और बेलगांव। तो टीपू सुल्तान सही मतलब मारे गए थे कब? 1799 में मारा गया था ये, और अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम यानी ये है कर्नाटक में इनकी मृत्यु हुई थी। और टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की जो कब्र है वो कहाँ पर स्थित है? श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। यह मैसूर से 15 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा मैसूर, है ना। 15 किलोमीटर दूर किससे है? मैसूर से। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम। लोअर में आया हुआ प्रश्न है भाई साहब। 20वां है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर और विजयनगर। तो टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। कहाँ का था? मैसूर का शासक था। 1799 में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते समय, कौन सा युद्ध था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी, टीपू सुल्तान की। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? संभाजी, शिवाजी, हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो मदद मांगी थी किसने? टीपू सुल्तान ने मदद मांगी थी किससे? फ्रांसीसियों से, कि अंग्रेजों को हम यहाँ से खदेड़ने के लिए, है ना, इनको हराने के लिए। ठीक है, और टीपू सुल्तान ने एक काम और किया, इसने श्रीरंगपट्टनम में, कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता वृक्ष का निर्माण कराया, स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया,
स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। एक क्लब था जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ठीक है, क्लब का सदस्य बना कौन? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? हैदर अली को, पेशवा माधवराव को, टीपू सुल्तान को या पेशवा बाजीराव को? तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पराजित हुए। ठीक है, टीपू सुल्तान पराजित हुए और श्रीरंगपट्टनम की एक संधि हुई थी। कब हुई थी? 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, इस संधि में ये था कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों को अपना आधा भूभाग दे देगा और अब उसके जो साथी थे मराठा और निजाम को भी कुछ भूभाग देने पड़े, है ना। यानी अंग्रेजों को भी कुछ भूभाग दिया और निजाम और मराठों को भी कुछ भूभाग देना पड़ा। ठीक है, अच्छा, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध में। ठीक है, 1799 में हुआ था, वहाँ पर ये इसकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद अंग्रेजों ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कुछ नहीं था इसमें। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तो वाडियर वंश का एक छोटा सा बालक था, है ना, 1-2 वर्षीय, उसका नाम था कृष्णराज। ठीक है, उसको राजा बना दिया गया था और वेलेजरी ने उस पर सहायक संधि थोप दी थी। ये इन्फॉर्मेशन थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपको पक्का कहीं देखने को मिलने वाला है। 23वां प्रश्न है, ठीक है, आसफउद्दौला, शहादत खां, शुजाउद्दौला या सफदरजंग? तो अवध का प्रथम नवाब था, वो था शहादत खां। अवध का प्रथम नवाब था और अवध का अंतिम नवाब था, उसका नाम था वाजिद अली शाह। क्या था? वाजिद अली शाह, ये अवध का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? 1757 में प्लासी की लड़ाई, 1760 में वांडीबास की लड़ाई, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1764 में बक्सर की लड़ाई। तो अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, वो थी आपकी प्लासी की, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी। ठीक है, ये तारीख भी आ सकती है 23 जून 1757 को, है ना। अंग्रेजों का जो सेनापति था वो था लॉर्ड क्लाइव, अंग्रेजों का सेनापति था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी लड़ाई, है ना। उसमें हुआ क्या था कि इसका सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, है ना, उसने धोखा दे दिया था जिसके कारण नवाब को हारना पड़ा। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, अभी बताया था, अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव था और सिराजुद्दौला के साथ ही लड़ाई हुई थी। 26वां प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला, हबीबुल्ला या उस्मान अली खान? तो प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच? सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। कब? 1757 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। किसके लिए? सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छिड़कर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से। तो डलहौजी ने कहा अवध के नवाब से कि आपके राज्य में क्या है? अव्यवस्था है। तो अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, कब ये लिया था? 1856 में लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये पेट में 2022 में प्रश्न आया हुआ है। ये अव्यवस्था, इसमें कुशासन का भी आरोप लगाया गया, इसको ही कुशासन बोलते हैं। कुशासन का आरोप लगा दिया गया था। अच्छा, एक और इसमें फैक्ट है, मुझे ध्यान आ रहा है, इसमें एक अवध का वो था विलियम जेम्स आउटरम, नाम था विलियम, पेपर में आ सकता है, चलिए जेम्स आउटरम ही लिख लीजिए, जेम्स आउटरम। ठीक है, जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर ये हुआ था, इसकी रिपोर्ट के आधार पर हुआ था कि अवध में कुशासन है और उसके बाद इसको ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। नेक्स्ट है उस समय, अच्छा एक और चीज़ देख लीजिए, उस समय जो अवध का नवाब था वो कौन था? वाजिद अली शाह उस समय अवध का नवाब था। नेक्स्ट प्रश्न है 28, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश हैं तो अपनी भाषा को ही आगे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा को आगे लाने में, उसको प्रस्तुत करने में काफ़ी उत्सुकता दिखाई। सही विकल्प है आपका सी। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? शिपिंग, रेलवे, वृक्षारोपण और खान,
बैंकिंग और बीमा। तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उनके किसको, रेलवे के काम को, रेलवे के काम को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया ये रेलवे, है ना। और भारत में सर्वप्रथम रेल चली थी कब, 16 अप्रैल 1853 में सबसे पहली रेल चली थी। उस समय डलहौजी वायसराय था, डलहौजी था उस समय। ठीक है, और ये चली थी मात्र 34 किलोमीटर का, किसके बीच में, ये मुंबई से ठाणे के बीच में ये रेल चलाई गई थी। कब, 16 अप्रैल 1853 में, डलहौजी के समय पर। 30 है, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था कहाँ पर, बंगाल और बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। तो स्थायी बंदोबस्त सबसे सर्वप्रथम शुरू किया गया था बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, ये एक निश्चित लगान वसूला जाता था, है ना, किसानों से। ये लगाया किसने था, ये लगाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, ये समझौता था ब्रिटिश और जमींदारों के बीच में। इसमें था क्या कि 1/10 भाग सरकार लेगी। ठीक है, और 1/11 भाग कौन लेंगे, इसमें लेंगे जमींदार, जो कि राजस्व इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और एक प्रश्न और आता है, यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूभाग में विस्तृत थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, बताइए। लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कितना था, 1848 से 1856 के बीच में था। ठीक है, डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में समृद्ध करने के लिए राज्य हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। इसे हम व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता था। ठीक है, इसके तहत, हड़प नीति के तहत डलहौजी ने सतारा, सबसे पहले सतारा, ठीक है, जैतपुर, ठीक है, संभलपुर, है ना, बघाट, ठीक है, उदयपुर, ठीक है, नागपुर, ठीक है, और अवध को मिलाया था। ठीक है, और इसी के समय पर 1853 में रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। 32वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। 1903, 1909, 1912, 1939। तो सही विकल्प है मार्ले मिंटो। कब हुआ सुधार, ये हुआ था 1909 में हुआ था। ठीक है, इस एक्ट के तहत केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों में आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई तथा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन और मताधिकार दिया गया, है ना, मुस्लिम को प्रथम निर्वाचन और मताधिकार दिया गया था। इसी के वजह से हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ी, जो कालांतर में भारत के विभाजन का कारण बनती है। 33वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, 1757, 1765, 1773 या 1792। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी 1773 में की थी, 1773 में की थी। ठीक है, लेकिन ये आयोग प्रचलन में आया था 1774 को, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 34, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई। ये तो मैंने कई बार बता दिया गया है ना, कई बार बता दिया गया है। 36 में, 53 में, या फिर बम्बई से सूरत के मध्य, थाने के मध्य, है ना, बम्बई से घाटकोपर के मध्य। तो पता ही है, इसमें कोई इतना वो नहीं है ना। कब चलाई गई थी, 1853 में बम्बई से, 1853 में बम्बई से थाने के मध्य चलाई गई थी, है ना। गवर्नर कौन था उस समय, डलहौजी था, डलहौजी गवर्नर था। ठीक है, चलिए, कितना किलोमीटर था, ये था 34 किलोमीटर। 35वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी, 1852, 1872, 1881, 1852, 1952। तो सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड।
ठीक है, 1872 में हुई थी, है ना। कौन था उस समय? उस समय था लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो था, ठीक है। इसी की अंडमान निकोबार में घूमते समय हत्या कर दी गई थी, ठीक है। अच्छा, नियमित जनगणना कब शुरू हुई? नियमित कब हुई जनगणना की शुरुआत? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय हुई थी, ठीक है। 2011 की जनगणना कौन सी है? ये 15वीं जनगणना है, 15वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत की, ये 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 7वीं जनगणना है, और वैसे देखा जाए तो ये 15वीं जनगणना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने के लिए और समाज को बढ़ावा देने, कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी कौन थे? एक पारसी बुद्धिजीवी थे, ये एक पारसी बुद्धिजीवी थे, ठीक है। राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। इन्हें भारत के वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को अस्वीकार किया? अवध, मैसूर, पूना और तंजौर। तो सहायक संधि किसने शुरू की थी? ये शुरू की थी लॉर्ड बेलेजरी ने, लॉर्ड बेलेजरी ने शुरू की थी, ठीक है ना। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? ये था आपका हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम, ठीक है। हैदराबाद निजाम था। निजाम ने 1798 में इसको स्वीकार किया। दूसरा राज्य था आपका मैसूर। दूसरा राज्य कौन सा था? मैसूर था, जिसने 1799 में इसे स्वीकार किया था, ठीक है। बेलेजी ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। कब? 1801 में, 1801 में अवध के नवाब को बाध्य किया था। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? जमींदारी, माहलवाड़ी, दस्तक और रैयतवाड़ी, ये तीनों ही थी, ठीक है। दस्तक नहीं था, है ना, दस्तक नहीं था, ठीक है। तो दस्तक कोई भू राजस्व नहीं था, बाकी जमींदारी यानी स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी ये सारे स्थायी, मतलब ये भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित थे। दोस्तों प्रश्न आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, है ना। अभी आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। 25 से 30 प्रश्न तो आपके हो ही गए होंगे अब तक, है ना। और आगे भी ये सीरीज़ कंटिन्यू चालू रहेगी, कोई गैप नहीं होगा, है ना। आप इसको देखिए, है ना, इन्फॉर्मेशन लीजिए यहाँ से, और कोई सुझाव हो तो सुझाव दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।